गुड मॉर्निंग दोस्तों, मरमन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत अपन पहले पढ़ चुके हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बाद अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका। तो पहले अपन पढ़े थे सरकार। सरकार के अंग होते हैं 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपन पढ़े थे संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना है? निर्माण करना है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका। व्यवस्थापिका होता है जो सरकार का, यानी कि इस सरकार का प्रथम अंग होता है। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये सारा कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी लागू करवाना। और उसके बाद आएगा सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय। इसके अंतर्गत होता है कि कानूनों का समीक्षा करनी और उसका संरक्षण करना। ये सारा कार्य न्यायपालिका का होता है। तो अपन पढ़ते हैं व्यवस्थापिका अपनी हो चुकी है। अब पढ़ते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत पहला पढ़ते हैं अपन राष्ट्रपति। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग होता है। उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद भारत का जो संविधान लिखा गया है उस संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 52 में यह लिखा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। और ये संविधान के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग करेगा, स्वयं भी कर सकता है और अधीनस्थ पदाधिकारी भी कर सकते हैं। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। यानी कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि नाम मात्र का होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में इसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। यानी कि ब्रिटेन का जो राजा होता है और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है, वैसी स्थिति क्या होती है? भारत के प्रधानमंत्री की होती है और भारत के राष्ट्रपति की होती है, जो ब्रिटेन के क्या होता है? सम्राट के जैसी होती है। क्या होता है? ब्रिटेन का सम्राट का शक्ति होती है, उसी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। पहला तो सबको पता ही है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होगा वही क्या बनेगा?
राष्ट्रपति बनेगा, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? याद करना बेटा, अंडरलाइन खींच दो इधर। राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक तो कितनी भी हो। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता पता ही आपको, किसी केंद्र या सरकार में, राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह किसी न्यायालय के द्वारा क्या नहीं घोषित हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और राष्ट्रपति है या तो भारतीय संसद का या किसी राज्य के विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो राष्ट्रपति पद के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा तो पहले पद से पहले जो भी लाभ के पद के पर है वो इस्तीफा देगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है, देखो बेटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है अनुच्छेद 54 के अनुसार। ये मैंने कल भी बताया था आपको। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है, देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें, अब कौन कौन करता है देखो। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जो संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित हुए सदस्य। मनोनीत हुए नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? निर्वाचित हुए सदस्य। वो अपने का वो राष्ट्रपति को मत दे सकता है, वोट दे सकता है। दूसरा, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यानी कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभा सदस्य हैं, दिल्ली है और पांडिचेरी है, ये ऐसे विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा हैं, तो वहाँ के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को मत दे सकते हैं। इसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है देखो। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया गया है। अब सूत्र क्या है? न्यूनतम कोटा ज्ञात करने के लिए दिए गए वैध मतों की संख्या, जो भी उनको वैध मत दिए गए हैं, बटा निर्वाचन होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। सामने क्या है? इसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। यानी कि
न्यूनतम कोटा ज्ञात करने के लिए जो दिए गए वेद मत है बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य खड़े हुए, भाग किसका देना है 1000 का, तो उसमें से निकल के आ जाएगा क्या, न्यूनतम कोटा निकल के आ जाएगा। फिर है पदच्युति की पद्धति। अब राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको बोला जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, अंडरलाइन खींचो। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। पूरी अंडरलाइन कर दो। यानी कि उनका कार्यकाल तो कितने वर्ष होता है 5 वर्ष, परंतु उसके संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अपने पद से हटाया भी जा सकता है। इस हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है बेटा, उस पर महाअभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए आयोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या, जो सदन के समस्त संख्या होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, समस्त संख्या का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने आवश्यक है। कि भाई ये राष्ट्रपति सही नहीं है, संविधान के अनुसार काम नहीं किया है, तो उसको क्या करेंगे, जो कुल सदस्य होंगे उनका 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा वो क्या करेंगे, साइन करके देंगे, तो वो क्या होगा, उस सदन में पेश किया जाएगा। तो सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन को उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि आज रखा है तो 14 दिन बाद में उस पर विचार करना पड़ेगा, और 14 दिन विचार करने उससे पहले क्या करेंगे, उसको सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को कि भाई आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इस अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या उस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से महाअभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृति होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। लोकसभा में रखते हैं, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्य का 1/4 1/4 सदस्य उस पर साइन करके प्रस्ताव भेज देते हैं अभियोग में। तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। वो प्रस्ताव 14 दिन बाद में उस पर गौर करेंगे, और 14 दिन बाद में देखने के बाद 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है, तो वो क्या भेजा जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से स्वतः ही पदच्युत माना जाता है, हटा हुआ माना जाता है। ये थी क्या, महाअभियोग की प्रक्रिया। क्या थी बेटा, हाँ, 2 नंबर का सवाल आ जाए, महाअभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और किसके खिलाफ लाया जाता है। तो महाअभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के खिलाफ। किसके खिलाफ, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाअभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ लाई जाती है। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अध्ययन की तुलना में अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामान्यकालीन शक्ति और संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और अधिकार संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किए जा सकेंगे।
अब पहले पढ़ते हैं अपन सामान्यकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत अब 5 शक्तियों को पढ़ेंगे। कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, कौन से अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। अब राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना और उसके पद से हटाना, ये कार्य राष्ट्रपति का। अब कौन कौन से अधिकारी होते हैं? राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, विदेशों में दूत आदि। तो बेटा इसमें अंडरलाइन करना है कि राष्ट्रपति का किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद इसके अलावा जो भी मंत्री बनेंगे उनको नियुक्त देता है। किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये सारा यूपीएससी का बोला जाता है। जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम ले रहा था ना, वो संघ लोक सेवा आयोग कहलाता है। तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और विदेशों में राजदूत, भारत के अलावा जो भारत के बाहर जो प्रतिनिधि होते हैं भारत के, उसको राजदूत बोला जाता है। उन राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार ये अधिकारियों और नियुक्ति करता है और उनको हटाने का भी अधिकार है। अब शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। अब वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, यानी कि विदेशों में जो भी समझौता वगैरह होता है या कोई व्यापार होता है बड़ा, ये सारा राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूतों व कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। अंडरलाइन करो। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति हैं, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। तो राष्ट्रपति भारत के समस्त तीनों सेनाओं, अपने तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो कानून के अनुसार क्या करेगा? उसका अधिकार इस्तेमाल करेगा। प्रतिरक्षा सेवाएं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है।
अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। अगर युद्ध हो गया है तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी उसकी सेनाओं का प्रयोग करने के लिए। ये थी अपनी कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां थी। दूसरी है विधायी शक्ति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान हो तो है ही, उसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियों में पहली कौन सी है? विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व भी क्या कर सकता है? अब तक कितनी बार हो चुका है? अब तक 9 बार लोकसभा को समय पूर्व भी भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश और उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। दूसरी है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला व अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वह लोकसभा में कितने सदस्य? 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी कोई कानून सही नहीं बनता है, लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करके वापस लौटा देते हैं। तो वापस लौटाने के बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों वापस पास कर देती है तो उसको क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले ही क्या हो जाते हैं, उस दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होती है। दूसरी बार तो उसको साइन करना पड़ता ही है। अब चौथा है पॉइंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। अब तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। और आय और व्यय का विवरण कौन रखेगा? भारत के वित्त मंत्री रखेगा। और कहाँ पर, कौन से सदन में रखेगा? लोकसभा में रखेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक या अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। ये सारा किसकी आज्ञा से होता है काम? राष्ट्रपति की आज्ञा से होता है। किसकी आज्ञा से? राष्ट्रपति की आज्ञा से काम होता है। अब न्यायिक शक्तियां। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान
की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। देखो बेटा क्या होता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे ऊंचा न्यायालय वही होता है। उसने निर्णय दे दिया तो दे दिया, उसके बाद समाधान करने का अधिकारी कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी को मर्डर हो गया है या कुछ हो गई, उसको फांसी की सज़ा हो गई है, तो फांसी की सज़ा को कम करने के लिए, अपनी माफ़ करवाने के लिए याचिका राष्ट्रपति के यहाँ भेज सकता है। राष्ट्रपति चाहता है तो उसको माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति चाहता है तो वो फांसी की सज़ा बरकरार रख सकता है, राष्ट्रपति चाहता है तो उसको कम कर सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देने के बाद जो भी कार्य होगा समाधान का, वो राष्ट्रपति करता है। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। अपना इधर बड़ा ना, अभी पाली रोड पर बड़ा सा एक हाई कोर्ट बनाए, यानी कि उच्च न्यायालय बनाए। वो राजस्थान में जो भी न्याय करेगा, राजस्थान का क्षेत्राधिकार क्या है उसका? राजस्थान का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो कार्य करेगा। उसके बाद अपन देखो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। संकट की स्थिति में राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं? संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान में संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, उद्घोषणा की विधि। मूल संविधान के अनुच्छेद 352, अंडरलाइन करो, मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान के हो जाए कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, यानी कि डर है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। और संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता है रख सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार से है। प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा, भय के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। अगर यह आशंका घोषित हो चुकी है, विद्रोह हो चुका है, तो ही वो लागू होगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। मंत्रिमंडल होता है, वो लिखित रूप से उसको परामर्श दे, सलाह दे कि अब तो राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, तो भी लगेगा। तृतीय, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी कि पृथक संसद के दोनों सदनों में कुल बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से उसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित
एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। ये थे 352 के अंतर्गत जो कार्रवाई थी। अब दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, उद्घोषणा की विधि। अंडरलाइन करो। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य के 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है। अब है तीसरी है संकटकालीन अधिकार में वित्तीय संकट या उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 360 के अनुसार, अंडरलाइन करो, अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिनमें भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वह भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। वर्तमान भारत में अभी तक वित्तीय संकट की स्थिति नहीं हुई है, तो याद रखना है 3 संकटकालीन शक्तियां होती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में, कहां पर? भारत में या भारत से बाहर कोई बाहरी आक्रमण हो गया है या भारत के किसी क्षेत्र में अशांति फैल गई है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। किसी राज्य की सरकार विफल हो गई है, राज्यपाल उसको पत्र लिखकर भेजता है कि भाई हमारे राज्य में जो सरकार चल रही है उसको संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 356 के अंतर्गत। 356 अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि किसी राज्य का सरकार या शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, वह विफल हो रहा है, ऐसी स्थिति में 356 लागू किया जाए। और 360 अनुच्छेद 360 क्या है? अनुच्छेद 360 यह है कि भारत की साख या भारत का वित्तीय संकट आ गया है, भारत के पैसों का टोटा हो रहा है, पैसों की वैल्यू नहीं है, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति ये क्या कर सकता? वित्तीय संकट कालीन राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता पूरे देश में। कोई लेन देन नहीं होगी, वो सारा राष्ट्रपति के अनुसार ही कार्य चलेगा। तो 352, 356 और 360 ये अनुच्छेद याद रखना बड़ा। 352 देश में, 356 राज्य में और 360 वित्तीय संकट आ जाता है। तो इस प्रकार अपन आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति का पूरा अध्ययन किया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, इसका अध्ययन किया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियो बनाते रहे और कोरोना के काल में बच्चों को फायदा पहुंचता रहे। धन्यवाद।